Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So guys, in this video we'll be covering Unit 2 complete of Business Research Methodology, as many of you requested me and personally DM'd me that we need this subject's video, so that's why I'm posting. I hope you will get most of the idea of what Unit 2 is all about, and also in this video this will be a one shot video, and the videos that I posted earlier, that was in two parts, that was a more detailed version of HK Dangi, and in this video I'll be covering the same topic from the soul book, because इसमें थोड़ा concise में है and it will be easy for you to understand and write in the exam as well. So इसमें I will do a whole one shot video of unit 2 जिसमें we'll be studying about exploratory research design and the other experimental and descriptives also as and when they come, and I have also prepared notes for the same and will refer to these as well as we move ahead with this video, right? So let's start with this from the soul की book, राइट. सो सबसे पहले तो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ ऑल इट इज़ ऑल अबाउट. जैसे कि आपने पहले अगर वीडियो में देखा होगा तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं तो आई विल कवर दिस ऑल्सो. सो रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है. रिसर्च डिज़ाइन इज़ कि when you are going to do a research, किसी भी सब्जेक्ट पे यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च ना, तो उसमें हाउ यू विल मूव अहेड, मतलब उसका आपका रोड मैप क्या होना चाहिए जिसके थ्रू यू विल मूव अहेड विद द रिसर्च का प्रोसेस, राइट. तो यूनिट 1 में वी विल स्टडी रिसर्च का प्रोसेस एंड बेसिक्स ऑफ रिसर्च. आई एम डूइंग ये वाला पहले बिकॉज दिस इज़ थोड़ा सा छोटा सा यूनिट एंड ये फटाफट से कवर हो जाएगा. उसके बाद आई विल मूव टू यूनिट 1 एंड उसके बाद जैसे भी हमारा फ्लो बनता है वी विल डू दैट. तो रिसर्च डिज़ाइन में आपको बेसिकली बता देती हूँ दैट वो एक रोड मैप होता है कि आपने अगर कोई सब्जेक्ट रिसर्च का चूज़ किया है तो उसको आप कैसे परफॉर्म करोगे, मतलब आपकी बेसिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए. तो जैसे हम प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ में भी आर स्टडी ना कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका स्टेप्स क्या होने चाहिए, उसके बाद ही यू कैन मूव ऑन दैट स्टेप्स टू रीच योर फाइनल गोल. तो वैसे ही रिसर्च डिज़ाइन इज़ दैट प्रोसेस. रोड मैप आपको डिसाइड करता है कि आपको रिसर्च करनी कैसे है, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए और वो क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें लिखा है. सो इंट्रोडक्शन इज दिस ओनली. इसमें थोड़ा सा इकट्ठा करके लिखा दैट इन रिसर्च प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द project progresses smoothly and achieve its objective. जैसे कि मैंने आपको बताया, this planning process is known as research design. In this lesson we will explore how to create a research design and how different types of research design are, and उसके बाद उस research design के types are there. तो वो 3 तरह के टाइप्स हैं. पहला इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड थर्ड इज़ आर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, तो पहले रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ लेते हैं. सो इट इज़ बेसिकली द प्लान फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च एंड इट लेज आउट द स्टेप्स नीडेड टू डू द रिसर्च एंड रीच द रिसर्च गोल्स फ्रॉम डेवलपिंग इट्स इनिशियल हाइपोथेसिस टू एनालाइजिंग डेटा एंड राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट. तो इन्होंने एक तरह से प्रोसेस ही बता दिया कि रिसर्च गोल्स यू पहले सेटअप करते हैं हम. रिसर्च के गोल्स आपके क्या, पहले सबसे पहले तो हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे रिसर्च के छोटे छोटे इनटू स्मॉल गोल्स, ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ. एंड डेवलपिंग द इनिशियल हाइपोथेसिस. अभी इनिशियल हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज़ बेसिकली जो आप प्री डिटरमाइंड गोल अपने प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट सेटअप करते हो वाइल डूइंग स्टार्टिंग विद द रिसर्च. मतलब जैसे आपने अगर कोई अपना रिसर्च का टॉपिक चुना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में चूज़ किया था दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन द जॉब एम्प्लॉइज़ जॉब परफॉर्मेंस, है ना. तो ये हमारा रिसर्च का टॉपिक है. तो हमने देखना है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है, फर्स्ट वेरिएबल का इम्पैक्ट पड़ता है सेकंड वेरिएबल पे या नहीं पड़ता है. तो ये चीज़ डिसाइड करना इज़ आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, राइट. और अब हमारा इनिशियल हाइपोथेसिस क्या होगा? इनिशियल हाइपोथेसिस हर रिसर्च उसमें हम सेटअप करते हैं. हाइपोथेसिस हम जैसे उसके बाद हम जब अपना आइडेंटिफाई करते हैं गैप कि हमने इसके बारे में रिसर्च करनी है. इसके बाद रिसर्च करने के बाद हम करेंगे हाइपोथेसिस डेवलप. अब वो हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होता है? हम लिटरेचर्स पढ़ते हैं, मतलब इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी किन किन लोगों ने ये रिसर्च ऑलरेडी कर रखी है, उनको हम बहुत सारी रिसर्च पेपर्स रीड करते हैं. काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगी. वन ऑफ देम इज़ गूगल स्कॉलर्स. तो गूगल स्कॉलर पर आपको मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा
रिसर्च पेपर्स अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उस पर आप टॉपिक अपना इनपुट करते हो एंड यू विल गेट दी रिसर्च पेपर उस टॉपिक पे कौन कौन से हैं. तो ऐसे रिसर्चर्स रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स ऑन दैट टॉपिक एंड उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैक्सिमम रिसर्च डिज़ाइन में वो कह रहे हैं कि हाँ इट इज़ इम्पैक्टेड. मतलब कि अगर यही वाला एग्जांपल लेके चलें कि जॉब परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है जॉब परफॉर्मेंस, तो हमने रिसर्च पेपर रीड करे तो हमें पता लगा कि हाँ इट इज़ इम्पैक्टिंग इट. मतलब जॉब परफॉर्मेंस इज़ इम्पैक्टेड बाय दी जॉब सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉय को अगर जॉब सेटिस्फैक्शन होगी तो उसकी जॉब परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी. पॉजिटिवली भी हो सकती है, नेगेटिवली भी हो सकती है, वो अलग चीज़ है. वो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आएगा, यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करना कि उसका इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट नहीं है, दिस इज़ वन थिंग. और उसके बाद एक और स्टेप आगे जाके डिसाइड करना अगर ये इम्पैक्ट है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है. दीज आर समथिंग सम कंक्लूजन्स दैट वी विड्रॉ पहले से ही, ताकि हम उस तरह से अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कर सकें. ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस को हम डेवलप करते हैं. हमने रिसर्च पेपर्स पहले अपना गोल सेट किया, उसके बाद हमने रिसर्च पेपर पढ़े और उसके बाद हमने समझा कि अच्छा इसका इम्पैक्ट है या नहीं. अब किस चीज़ को हम लेके चलें कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन उस तरीके से मोल्ड हो सके, उस डायरेक्शन में वर्क कर सके. ठीक है, देन टू एनालाइज द डेटा एंड राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट. उसके बाद हम फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं कि हमारा क्या एक ओपिनियन है और हमारा हाइपोथेसिस फुलफिल हो रहा है, मतलब जो हमने सबसे पहले सोचा था वो सही था या हम उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो फाइनल रिपोर्ट में हम लिखते हैं. ठीक है, तो ये एक तरह से प्रोसेस भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया. तो रिसर्च डिज़ाइन इस तरीके से चलता है. तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ ब्लू प्रिंट दैट हेल्प्स द रिसर्चर टू गेट द इन्फॉर्मेशन, सो दे नीड टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम वाइल स्टेइंग विद इन द टाइम एंड रिसोर्स. ठीक है, हैविंग अ गुड रिसर्च डिज़ाइन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट्स रन स्मूथली. आपको बता दिया इट इज़ लाइक बिल्डिंग अ हाउस. ये ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया. तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं. गुड रिसर्च डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका मैंने एक छोटा सा निमोनिक भी बनाया है अगर आपको याद करने के लिए. मतलब ये 7 पॉइंट्स अगर आपको याद करने के लिए यू वांट अ पॉइंट निमोनिक टाइप्स, तो यू कैन लर्न बारसेप करके. जैसे बाइसेप होता है वैसे बाइसेप की जगह यू कैन लर्न बारसेप, BARCEP. ठीक है, तो बारसेप में B इज़ फॉर, पहले तो रिसर्च डिज़ाइन शुड बी बायस फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए. किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए उसमें, किसी के अगेंस्ट में सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होना चाहिए. A इज़ अडेप्टेबल होना चाहिए टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड रिलायबल होना चाहिए. रिलायबल इन द सेंस कि if you are applying research design of that particular thing to other whole of the population, तो उसकी generalizability is possible. ठीक है, then clearly stated objective should be there. मतलब आपका research problem, आप किसके बारे में research कर रहे हो वो आपका बिल्कुल clearly state होना चाहिए in that research design. and then उसके बाद आपको ethical considerations को भी consider करना है, in sense कि ethical consideration research के उसमें भी सी की, जैसे कई लोगों से data collect करते हैं तो they think कि they should उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहनी चाहिए. तो उस चीज़ को हमको कंसिडर करना चाहिए, किसी को भी इंटेग्रिटी और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए. दैट शुड बी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड P इज़ फॉर प्रैक्टिकल एंड अप्रोचेबल. मतलब रिसर्च डिज़ाइन ऐसे ही हवा में नहीं बना देना कि हम ये भी करके दिखा देंगे वो भी करके दिखा देंगे. विल सी कि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसको हम अचीव भी कर पाएँ, क्योंकि एक तरह से हमारा रोड मैप है, उसको ही फॉलो करके वी हैव टू परफॉर्म आवर होल ऑफ द रिसर्च. ठीक है, तो दिस इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स. हम बुक में से भी देख लेते हैं. दैट a good research should be efficient, suitable and effective and aims at minimizing the errors and maximizing the benefits for the research. Like a thought plan, and a good research design is design accounts for uncertainty, risks and all the potential obstacles. ठीक है, तो ये फीचर्स है इसके ऑफ द गुड रिसर्च डिज़ाइन. दैट डिज़ाइन शुड बी क्लियरली स्टेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने बताया. उसके बाद इट शुड बी अडेप्टेबल टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस. मतलब हमें एक पोर्शन रखना चाहिए कि अगर बाय चांस कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने पड़ जाते हैं. अगर जैसे हमने रिसर्च डिज़ाइन में अपना टाइम फ्रेम फिक्स किया कि हमने 2 साल के अंदर अंदर इस रिसर्च को फुलफिल करना है. ठीक है, तो हम उसको रिसर्च डिज़ाइन इस तरीके से रखेंगे कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ईयर्स में कंप्लीट कर सकें. मतलब अगर कुछ बुरा भला मतलब आई मीन अनफोर्सिन सर्कमस्टांस भी आ जाते हैं जिसकी वजह से आप रिसर्च में अपना इनपुट नहीं दे पाते, वीट एनी ऑफ द रीज़न, आपके हेल्थ इशू हो गई या आपको डेटा ही नहीं मिल रहा फ्रॉम दी योर सोर्सेज, तो उस केस में आप क्या करोगे, उतना टाइम फ्रेम यू शुड बी देयर कि जैसे अब आप अपना
एग्ज़ाम की प्लानिंग करके चलते हो कि अच्छा अगर मेरे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको हमने आधे घंटा फॉर 1 क्वेश्चन रखना है, अगर मैं उससे ज़्यादा रखूँगा तो मेरा कंप्लीट नहीं होगा पेपर, राइट। तो उस हिसाब से आपने सेट किया 3 आवर्स के अकॉर्डिंग। वैसे ही आप अगर उसको 5 मिनट का गैप लेके चलोगे कि हाँ अगर बाई चांस अगर कुछ भी बीच में हो गया कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या मेरी ज़्यादा टाइम लगा किसी एक क्वेश्चन में, तो दूसरे में बैलेंस आउट करके चलूँ, तो उस चीज़ को प्लानिंग करना कहते हैं, राइट। तो वैसे ही आपको रिसर्च डिज़ाइन बनाते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपका एक तो रिसर्च डिज़ाइन आपने जो बनाया, आपका जो रोड मैप है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस चीज़ को, और वो उस चीज़ को अडेप्ट भी कर पाए, है ना। तो सो द डिज़ाइन शुड मिनिमाइज द बाइस, मतलब कोई भी बाइस नहीं होना चाहिए, एंड सब्जेक्टिव टू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। दिस शुड मीन्स दैट मेथड्स दैट शुड प्रोवाइड अ फेयर एंड बैलेंस्ड व्यू ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हो उसका एक फेयर एंड बैलेंस्ड व्यू देना चाहिए। कोई एक साइड कोई मतलब हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के पीछे ही नहीं लग जाना, आपको उसके क्लियरली प्रूफ भी चाहिए कि वो सही में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो डिज़ाइन मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल, जैसे मैंने आपको बताया, विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स। इट शुड कंसिडर ऑल द लिमिटेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रिसर्च एनवायरनमेंट। अगर कोई कंस्ट्रेंट्स है आपके सब्जेक्ट मैटर को लेके, उस चीज़ को भी कंसिडर करके इट शुड बी मेड। देन इट शुड एड्रेस द एथिकल इशूज़ इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है अगर किसी को तो उसका ध्यान रखना है, इंटेग्रिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट एज वेल। देन द रिसर्च डिज़ाइन शुड एक्यूरेटली मेजर व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर, मतलब वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, जिस डायरेक्शन में यू आर वर्किंग योर रिसर्च डिज़ाइन शुड ओबे विद दैट डायरेक्शन। ये ना हो कि आप अगर रिसर्च डिज़ाइन को अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर चेकिंग इम्पैक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन दी जॉब परफॉर्मेंस, ये ना हो कि आपका रिसर्च डिज़ाइन इसको ऑपोजिट चल रहा हो या कोई और ही डायरेक्शन में जा रहा हो जो इस ऑब्जेक्टिव को मीट ही ना करिए। सो ये एक तरह से वैलिडिटी का पॉइंट आ जाता है, तो वैलिडिटी शुड बी देयर। दिस इंक्लूड्स चूजिंग अ राइट मेथड्स टू इंश्योर दैट रिजल्ट्स आर ट्रस्टवर्दी एंड इट शुड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है। अ गुड रिसर्च शुड बी कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स, मतलब रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इफ द स्टडी इज डन अगेन इन द सेम मैनर इट शुड बी रिलायबल एंड विच मीन्स दैट अदर्स कैन ऑल्सो ट्रस्ट द फाइंडिंग्स। वही आपको बताया, रिलायबिलिटी का पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 6 to 7 पॉइंट्स है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैंने आपको इसका निमोनिक भी दे दिया, आप इसको लर्न कर सकते हैं साथ में, ठीक है। अब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि आप रिसर्च डिज़ाइन को किस टाइप में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के फेजेस के अकॉर्डिंग। कैसे फेजेस मैंने क्यों बोला, देखो जैसे when you are starting with the research तो you will apply the exploratory research design। क्यों? क्योंकि exploratory as the name suggest कि वो आप कोई भी subject matter को when you are studying you are exploring that subject, तो कोई भी research project को तो you are exploring that, तो वो सारा exploratory studies में आता है। उसके बाद when you get to know कि अच्छा मेरे को किसके बारे में study करना है, exactly आप पूरा कंफर्म हो जाते हो एंड उसके बारे में आपको कैसे वर्कआउट करना है। आपका रिसर्च डिज़ाइन रेडी हो गया है, आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, यू आर रेडी विद ऑल द रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए फॉर द रिसर्च, तो वो आपने कर लिया रेडी। तो उसके बाद यू मूव टूवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, मतलब उसके अंदर डीप डाउन यू मूव कि अच्छा अब मैंने ये अपना पूरा क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा कर लिया है, मतलब पूरा ओवरव्यू इकट्ठा हो गया है मेरा। अब मेरे को एक एक उसके अंदर बिल्कुल डीप डाइव करके मेरे को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक तरह से एक्सप्लोरेटरी टॉक्स अबाउट क्वालिटेटिव डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव टॉक्स अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जो आपने एक्सप्लोरेटरी में क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा किया है उसको यू कन्वर्ट इनटू क्वांटिटेटिव डेटा दैट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज टॉक अबाउट। थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये दोनों तो थे जो आपके पास ऑलरेडी डेटा है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, ये वाला मतलब उस डेटा को ढूंढने के बारे में और ये डेटा उस डेटा को समझने के बारे में। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होता है कि व्हेन यू आर विद आपके पास पूरा डेटा आ चुका है, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो, मतलब अगर कुछ चेंज करोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होएगा, है ना। मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप उसमें स्टडी करने की वो करोगे, तो दिस इज़ द थर्ड फेज ऑफ योर रिसर्च जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों के बारे में पूरा ऊपर से बता दिया। अब हम बुक से रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं बुक वाले, ठीक है। तो पहले तो हमने इन 3 बता दिया कि ये 3 पर्टिकुलर होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इनिशियली द मैनेजर माइट कंडक्ट दी, ये इन्होंने एग्जांपल की तरह बताया, 1 मिनट ये बाद में बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मैं जब तीनों कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर हम इस एग्जांपल पे आएंगे, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो एक्सप्लोरेटरी के बारे में क्या बोला इन्होंने, दैट इट इज़ अ वैल्यूएबल अप्रोच वेयर रिसर्चर एनकाउंटर द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और द एम्बिगस इशू दैट रिक्वायर फर्दर क्लैरिफिकेशन। मतलब अभी तक जो रिसर्चर है उसको ये नहीं पता है कि मेरे को किसके बारे में रिसर्च करना है, अभी उसको सिर्फ एक आइडिया मिला, एक स्पार्क मिली है कि मेरे को अच्छा ये भी एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल उसको टॉपिक मिला, ठीक है, तो उसको यही टॉपिक लेके चलो कि इम्पैक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन दी परफॉर्मेंस, उसको ये टॉपिक मिला। अब उसको ये देखना है कि इसके बारे में आपस में कुछ रिलेशन है भी, मतलब मेरे को ये रिसर्च करने का कोई वर्थ इट लग भी रहा है या नहीं लग रहा है ना, तो इस चीज़ को स्टडी करना वो पूरा एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। सो द बेसिक प्राइमरी गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ टू गेन द डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक सेकेंड, टू गेन द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स। मतलब जो आपको बस पता है ऊपर से कि हाँ किस ये प्रॉब्लम है, बट उसको अंडरस्टैंड करना कि मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी भी चाहिए या नहीं, इज़ एक्सप्लोरेटरी स्टडी टॉक अबाउट। सेकेंड इज़ टू फाइंड द की वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप। मतलब उसमें जो आपको पहले तो आप वेरिएबल ढूंढोगे कि ये वेरिएबल्स है भी या नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म भी कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड थिंग आप देखोगे कि उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप भी है या नहीं। ये तो नहीं होगा जैसे अगर आपके पास एक आया फॉर एग्जांपल आपको दिखा कि अच्छा जब बारिश होती है तो कितने बच्चों के मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये दो वेरिएबल्स तो हैं बट ये आपस में रिलेटेड नहीं है, राइट, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बारिश और बच्चों के मार्क्स पे देयर इज़ नो रिलेशनशिप, राइट। बाकी आपने बनाना है रिलेशनशिप बना लो, बट वैसे इन दो वेरिएबल्स में देर इज़ नो रिलेशनशिप, राइट। देन थर्ड थिंग हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस को जनरेट करना फॉर फ्यूचर रिसर्च। अगर हमें लगा कि हमने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले ली है, वेरिएबल्स हमने समझ लिए हैं, उसके रिलेशनशिप समझ लिया कि वैलिड बैठ रहा है, उसके बाद भी जनरेट दी हाइपोथेसिस कि इसके ऊपर हाइपोथेसिस हम कैसे बना सकते हैं। मतलब बेसिकली वी रीड दी LRs, लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम। देन लेइंग आउट द ग्राउंड वर्क फॉर मोर स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब फाउंडेशन सेट करना ताकि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक 4 गोल्स होते हैं जिसके बारे में एक्सप्लोरेटरी स्टडी टॉक अबाउट, ठीक है। सो स्ट्रेंथ इज़ ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आप सब कुछ सब आस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हो, तो ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी। 1 सेकेंड, या unlike more rigid methodologies, exploratory study allow researchers to adapt their approach, ठीक है, flexibility, and these are open minded in nature, open ended in nature, मतलब आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को नहीं स्टडी कर रहे, उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स यू आर गेटिंग इनटू, तो आप उस चीज़ को भी देख रहे हो ताकि वो उस बेसिक आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है या नहीं, राइट। सो इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद नोवेल और पुअरली अंडरस्टूड टॉपिक्स, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे यही है जो ऊपर बोला ना, वही इन्होंने किया है। हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम, आपको जो मैंने ऊपर ये 4 दिए ना, इसको ही इन्होंने फिर से लिखा है। अंडरस्टैंडिंग देना मतलब आपको क्लियरली करना, क्लैरिफाई करना प्रॉब्लम। ओपन एंडेड अप्रोच होती है। क्वालिटेटिव इन नेचर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। रिसर्च डिज़ाइन एम्फेसाइज इन डिटेल्ड नैरेटिव्स रादर देन द न्यूमेरिकल डेटा। इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स रादर देन क्रंचिंग द नंबर्स। मतलब नंबर्स के ऊपर हम खेलते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में बाद में देखेंगे नंबर्स में क्या चल रहा है। क्वालिटेटिव आइडिया लेना, बेसिक आइडिया लेना ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, सॉरी रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम, दैट मीन्स इट इज़ द क्वालिटेटिव नेचर, वो उस चीज़ को दर्शाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी भी बता दिया आपको, ठीक है। देन आ गए मेथड्स। सो मेथड्स आते हैं हमारे, बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के। फोकस ग्रुप्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड सेकेंडरी डाटा का एनालिसिस करना। ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमारा मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन कंप्लीट होता है। सो एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन के मेथड्स इन द सेंस कि आप कैसे कैसे एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन को कैरी आउट कर सकते हो। सो when it comes to exploratory research, there are various ways to go about it. You can gather new data yourself, or you can use the existing secondary data. क्वान्टिटेटिव स्टडी कर सकते हो फॉर द रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी कर भी सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटेटिव रिसर्च ही होती है इसके ऊपर। इस क्वालिटेटिव रिसर्च को ही वी यूज़ इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ टू मेक दम इनटू क्वान्टिटेटिव टाइप डेटा, ठीक है। सबसे पहले फोकस ग्रुप्स मैंने लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर दिया था, तो मैं इसमें शॉर्ट में आपको बता दूंगी फ्रॉम द नोट्स कि होता क्या है फोकस ग्रुप। सो फोकस ग्रुप टॉक्स अबाउट, ये एक्सप्लोरेटरी हो गए, हाँ ये रहा फोकस ग्रुप्स। सो बेसिकली फोकस ग्रुप टॉक्स अबाउट, उसमें ना एक स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी
स्टडी सब्जेक्ट के ऊपर जो डिस्कशंस करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, और उनको एक मॉडरेटर लीड करता है, राइट। तो वो एक जीडी फोकस ग्रुप करते हैं, मतलब फोकस जीडी करते हैं, मतलब FGD इसको ही बोलते हैं। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दे डू ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ताकि उनको जितने ज़्यादा आइडियाज़ उसके रिलेटेड आ सके, जितने ज़्यादा कनेक्शंस वो उस चीज़ के साथ बिठा सकें, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो चीज़ वो सामने रखें। और जो मॉडरेटर होता है वही चीज़ उस चीज़ को वो नोट्स बनाता है, जैसे मिनट्स बनाता है मीटिंग के ना, वैसे वो उस चीज़ का नोट रखता है कि क्या क्या डिस्कस हुआ, कैसे कैसे डिस्कशन आगे बढ़ी, कहाँ से शुरू हुई डिस्कशन, कहाँ तक जा रही है, हमको नेक्स्ट सेक्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सब कुछ डिसाइड करता है। और वो एक तरह से मॉडरेटर, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि मॉडरेटर ये चीज़ भी ध्यान रखता है कि कोई भी अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन निकल रही है या कोई एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है टू द होल ऑफ ग्रुप, तो उस चीज़ को सही रखना कि सबको इक्वल चांस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने की, और वो सब कंफर्टेबल हो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने में। ये चीज़ को सही ऑपरेट रखना is also the responsibility of moderator only. So he makes the notes, he guides the discussion and captures important observation. कोई और नॉन वर्बल क्यूज वगैरह हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द मॉडरेटर. सो मॉडरेटर की ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर डिस्कसिंग अबाउट द फोकस ग्रुप. देन एथिकल कंसिडरेशन यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, दैट जो मैंने आपको पहले बताया कि एथिक्स को आपको कंसिडर करके चलना है कि अगर किसी की इंटेग्रिटी हार्म हो रही है उस चीज़ को ध्यान रखना है. कॉन्फिडेंशियलिटी, इफ़ समवन इज सेइंग कि मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है फोकस ग्रुप्स में, तो इफ समवन इज सेइंग कि डोंट शो माई फेस फॉर एग्जाम्पल, तो मे बी कोई कंट्रोवर्सी टाइप ऑफ टॉपिक हो, तो उस चीज़ पे इफ़ ही और शी इज सेइंग कि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना है, तो उसमें इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मॉडरेटर टू डू नेसेसरी थिंग्स कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज़ ना हो, राइट. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड देन FGD की प्लानिंग कैसे होती है, दैट वी विल सी. वैसे तो ये मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं कि पहले तो FGD क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करता है. FGD इज़ फोकस ग्रुप डिस्कशन प्लान कैसे होती है, मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि किसके बारे में डिस्कशन करनी है. उसके बाद यू डिसाइड कि मॉडरेटर कौन होगा, कैसे वर्क करेगा, उसको बताना. मॉडरेटर इज़ नॉट द एक्सपर्ट ऑफ द टॉपिक. मॉडरेटर को बताना पड़ता है कि किसके बारे में डिस्कशन होगी, उसके कैसे नोट्स बनाना है. सो वी नीड टू प्रिपेयर द मॉडरेटर फॉर द डिस्कशन एंड देन वी नीड टू चूज़ द पार्टिसिपेंट, मतलब कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे जिसके बारे जो ये रिसर्च टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. उसके बाद वी नीड टू फैसिलिटेट द डिस्कशन, मतलब फॉर मॉडरेटर का काम होता है कि वो फैसिलिटेट करेगा. एंड देन वी डू रिकॉर्ड दिस डिस्कशन की, मतलब कैमराज एंड ऑल के रिलेटेड सब पॉइंट. ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम द बुक एज वेल. यही लिखा है स्मॉल, यही से मैंने नोट्स बनाए हैं. सो इसमें से भी और HK डांगी मैंने दोनों रेफ़र करके नोट्स बनाए हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. मैं सून डाल दूँगी लिंक भी. अभी सारे नोट्स नहीं बने हैं. वंस दे आर कम्प्लीटेड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. डू ज्वाइन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन का लिंक टेलीग्राम चैनल. ठीक है, उसके बाद इन्होंने यही पॉइंट्स लिखे हैं दैट FGD कैसे प्लान होता है और कैसे कैरी आउट होता है. ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए. देन नेक्स्ट इज़ आर इन डेप्थ इंटरव्यूज़. तो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि हमारे PIs होते हैं, दैट्स द इन डेप्थ इंटरव्यूज़, मतलब 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस करते हैं ताकि जो रिस्पोंडेंट के थॉट्स हैं और जो इंटरव्यू चाहता है उससे सुनना, दैट आर अलाइनिंग और दे आर इन कॉन्ट्राडिक्शन, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज़ इज़ समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना. तो गोल इज़ टू रियली गेट द इनसाइड टू रियली गेट इनसाइड द पार्टिसिपेंट्स हेड अबाउट द पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक और द प्रॉब्लम. मतलब कोई भी जो भी आप रिसर्च टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे का उस पर्सन का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो, पर्टिकुलरली उस सिर्फ पर्सन का, तो उस चीज़ में यू डू द इन डेप्थ इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन. उसमें भी काफ़ी चीज़ें हम उसके भी काफ़ी वेज होते हैं. हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के क्या क्या वेज होते हैं, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आस्क टू गेट दी मतलब जो भी उसको आंसर चाहिए उसका आंसर निकलवाने के लिए, हाउ दे मॉडिफाई दैट. ठीक है. सो मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन ऑफर सेवरल एडवांटेजेस. पहले तो एडवांटेजेस बता दिए इसके इंटरव्यू के. प्राइवेसी एंड कंफर्ट होता है. डेप्थ एंड साइट्स हम जितना मर्जी डिस्कस कर सकते हैं. सेंसिटिव टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं. और काफ़ी टाइम इंटरव्यूज़ जो ऐसे होते हैं सेंसिटिव टॉपिक्स पे, दे डोंट गेट
published anywhere because of the confidentiality or something like that. And उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरव्यूज़ में, हम कैसे भी अपने आप प्लान कर सकते हैं इंटरव्यूज़ को. एंड सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग के बेसिस पे आपका इंटरव्यू चलता है. मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यूअर सारे क्वेश्चंस लिख कर ही लाता है. इट इज़ सेमी स्ट्रक्चर, मतलब कुछ प्री प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज़ के आंसर होते हैं उसके बेसिस पे बनाता है इंटरव्यू. ठीक है, तो इट इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. तो ये एक तो एडवांटेजेस कैन बी अ क्वेश्चन एज वेल. अरे तो ये एक बार देख लेना. एंड इफेक्टिवनेस इज लार्जली डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द इंटरव्यूअर. ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर को क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो लिखी हुई है, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये रही उसकी टेक्निक्स कि कैसे कैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पुट अप करता है, कितने टेक्निक्स से ही पुट अप द क्वेश्चन, ताकि आंसर्स का वेरिएशन समझ सके और उसको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सके. So there are 3 important techniques that researchers use in in-depth interviews to uncover the rich and meaningful information. These methods help interviewers to understand people's thought and motivations deeply, etc. ठीक है, तो पहली टेक्निक क्या है? इट इज़ लैडरिंग. सो लैडरिंग एज द नेम सजेस्ट, मतलब एक टॉपिक से यू स्टार्ट बट यू मूव टूवर्ड्स अदर कनेक्टिंग दैट टॉपिक, है ना. तो एक टॉपिक से यू मूव टूवर्ड्स द अदर कनेक्ट करके उसको. तो यू कैन थिंक ऑफ लैडरिंग एज क्लाइंबिंग द मेंटल स्टेयरकेस. द इंटरव्यूअर स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन से वो स्टार्ट करेगा एंड मूव टू ग्रेजुअली टूवर्ड्स द पर्सनल और द वैल्यू बेस्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में ही वॉन्ट्स टू टेक दैट इंटरव्यू he will move towards that. ठीक है, so it will start with the simple question and then gradually move toward the personal and value based question. इसका एग्जांपल है, इन्होंने कैसे दिया है कि ये कार आप क्यों चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि उसने बोला कि रिलायबल है. रिलायबिलिटी आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद किस तरह आप उसको डिफाइन करते हो. तो ऐसे करके दे मोल्ड द क्वेश्चन टूवर्ड्स योर देयर रिसर्च ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो लैडरिंग का एक ये होता है. सेकेंड थिंग दैट टेक्निक दे यूज़ इज़ आर हिडन इशू क्वेश्चन. हिडन इशू क्वेश्चनिंग क्या होती है? उसको मतलब पूछना कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते. मतलब एक आइडियल सिचुएशन सेटअप करवाना ताकि हम समझ सके इंटरव्यू. एक तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरव्यूअर इज़ टू आइडेंटिफाई कि सामने वाले का रिस्पोंडेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर्सपेक्टिव को समझना फ्रॉम अ केस बेस्ड सिनेरियो. उस चीज़ को बोलता है हिडन इशू क्वेश्चनिंग. मतलब जैसे अगर कोई आप क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में जाते हो, बैठते हो एंड दे आस्क यू क्वेश्चन कि आपके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ क्या होनी चाहिए. तो आप उस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड करते हो आपके अकॉर्डिंग. तो दैट डिफाइंस कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव क्या है फ्रॉम इन दैट सिनेरियो. मतलब आप कॉर्पोरेट लाइफ को कैसे देखते हो, राइट. तो दैट इज़ कॉल्ड हिडन इशू क्वेश्चन. यहीं पे इन्होंने यहाँ पे भी ऐसे लिखा दैट दिस टेक्निक इज़ वेरी बीइंग अ जेंटल डिटेक्टिव. वही कि आपके बारे में जानना फ्रॉम योर फेस ओनली. जेंटल डिटेक्टिव. दिस इंटरव्यू ट्राइज टू अनकवर द कंसर्न और द वरीज दैट द पार्टिसिपेंट माइट नॉट ब्रिंग अप ऑन देयर ओन. मतलब वो आप मुंह से नहीं बताओगे, खुद से बोल के नहीं बताओगे कि हाँ मुझे ये पसंद है या मुझे ये पसंद नहीं है, बट जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हो उससे इम्प्लाइड आ जाएगा कि आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद. ठीक है, so it is a clever approach to ask about an ideal world scenario. So by hearing what someone includes or what someone leaves of that perfect situation, you can figure out what really bothers them in the life. This is very important and this is the essence of this concept, हिडन इशू क्वेश्चन. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया जॉब वाला कि आप जॉब में आइडियल वर्क इन्वायरमेंट आप कैसे देखते हो. दिस इज़ व्हाट आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑल्सो. एंड देन थर्ड इज़ आर सिम्बॉलिक एनालिसिस. सिम्बॉलिक एनालिसिस क्या होता है? सिम्बॉलिक एनालिसिस इज बेसिकली कि आप एक ऑपोजिट सिचुएशन पुटअप करते हो एंड यू आस्क कि इज़ इट मतलब आपका इसका ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है इन कंट्रास्टिंग सिचुएशन सेटअप करके. मतलब द मेथड फोकस ऑन अनकवरिंग दिस व्हाट समथिंग ट्रूली रिप्रेजेंट टू पार्टिसिपेंट एक्सप्लोरिंग इट्स ऑपोजिट मीन्स आस्किंग अबाउट कंट्रास्टिंग सिनेरियो. मतलब कंट्रास्टिंग सिनेरियो क्यों आप पुटअप करते हो ताकि आप उसका डीपर मीनिंग को रिवील कर सको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिस्पोंडेंट. ठीक है, तो कंट्रास्टिंग सिचुएशन को पुटअप करके कुछ समझना फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज सिम्बॉलिक एनालिसिस. ठीक है, so it is important to remember that in-depth interview techniques are not standalone and they often have to work with combined. of course आपको एक ही वे में सारे इंटरव्यूज़ they don't conduct. तीनों चीज़ को
मिक्स करके दे आस्क यू द क्वेश्चंस, राइट. तो ऐसे ही दे गेट द इन्फॉर्मेशन जितना उनको चाहिए होता है फॉर दैट पर्टिकुलर देयर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, राइट. देन वी मूव टूवर्ड्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? सो एक तरह से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स से कि एक सेकेंड, हाँ, प्रोजेक्टिव टेक्निक से कि आपके हिडन थॉट्स क्या हैं. मतलब आप कुछ कह रहे हो और आप एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हो, उस वो किस प्रोजेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट थिंग इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक. इसकी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं. जैसे आपको अगर कोई बोले कि एक स्टोरी की ना किसी की स्टार्टिंग दे दी और उसको आप किस तरफ लेकर जा रहे हो उस स्टोरी को, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर इमेजिनेशन, कम्प्लीटली अप टू योर क्यूरियोसिटी कि आप उस चीज़ को कहाँ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. जैसे प्रोजेक्शन इज़ व्हाट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में यू आर टेकिंग पर्टिकुलर थिंग टूवर्ड्स, राइट. उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. और इसके कुछ टेक्निक्स भी होते हैं लाइक कंप्लीशन टेक्निक एंड ऑल, या कंप्लीशन टेक्निक, एसोसिएशन टेक्निक, या एक्सप्रेशन टेक्निक, आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो टूवर्ड्स वन सिनेरियो, एंड देन कंस्ट्रक्शन टेक्निक. इसको एक एक करके रीड करते हैं, पहले ऊपर वाला देख लें. So projective techniques are set of innovative research methods used to uncover the deeper or often hidden thoughts and motivation that participant might not express directly. यही कि आप उस आपके एक्शंस से आपका इम्प्रेशन बना लिया जाता है कि आप इसको इस तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से सोचते हो, राइट. सो प्रोजेक्टिव टेक्निक वर्क बाय आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू एम्बिगुअस और इनडायरेक्ट स्टिमुलाई. इंस्टेड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट देमसेल्फ दे आर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द सिचुएशन. मतलब केस स्टडीज़ को आप कैसे वो कर रहे हो, कंप्लीट द स्टोरीज और डिस्क्राइब अदर्स. मतलब किसी एक स्टोरी को आपको दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसका आप इंटरप्रिटेशन अपने वर्ड्स में क्या निकालते हो. तो दैट्स समथिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक टॉक अबाउट. This indirect approach allows participants to project their thoughts, feelings, and experience onto the task in hand. This is very important, and this defines projective techniques in single line. This technique is very useful as the participants often reveal underlying attitudes and beliefs and motivation they might not be fully aware of their self only, and they are willing to express directly, right. एंड कौन सी टेक्निक होती है? कंप्लीशन टेक्निक. दे आर पीपल आर सेट टू फिनिश द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज और इनकम्प्लीट स्टोरीज. दीज कैन बी मोर डिटेल दैन द एसोसिएशन. अब एसोसिएशन क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स. मतलब एकदम से जैसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं कि आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आ रही है उसका आंसर देना है. So participants are asked to respond quickly, and the first thing that comes to their mind, they have to answer that. Quick responses are believed to be more spontaneous and honest, right. ये तो हमें पता ही है. Then expression technique मतलब through their arts and role play. मतलब कई इवन मेंटल हॉस्पिटल्स एंड ऑल होंगे या फिर जैसे थेरेपिस्ट एंड ऑल होते हैं, दे यूज़ दिस एक्सप्रेशन टेक्निक. मतलब दे विल गिव यू अ सिनेरियो कि आपको ड्रॉ करना है अ कैट. अब कैट तो कोई पर्सन कैसे भी ड्रॉ कर सकता है, राइट. उस कैट को अगर किसी पर्सन ने राइट साइड उसका फेस बनाया, किसी ने उसका लेफ्ट साइड फेस बनाया, उसकी टेल बनाई है, टेल विगल करके बनाई है या टेल स्ट्रेट बनाई है, ये जो आप अपने हिसाब से सब कुछ बनाते हो, दिस थिंग मतलब साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट इज़ देयर इन ऑन योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल. तो एक्सप्रेशन टेक्निक होता है कि आर्ट के थ्रू, किसी रोल प्ले के थ्रू यू आर कन्वेइंग सम योर कैरेक्टरिस्टिक, योर characteristics to the other person. This is called the expression technique. This technique can reveal beliefs and motivation that might be difficult to express verbally. जो आपको कई बार आपको खुद को नहीं पता होता बट सामने वाला आपके एक्शंस के थ्रू इंटरप्रेट कर लेता है. दैट्स योर एक्सप्रेशन टेक्निक. देन कंस्ट्रक्शन टेक्निक, स्टोरी एंड ऑल डायलॉग जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है. Then they provide a richer and clearer understanding of participants' perspective, often revealing insights that traditional questioning methods might miss, right. एंड उसके बाद सेकेंडरी डाटा एनालिसिस तो हमें पता ही है क्या होता है. सेकेंडरी डाटा तो एज वी ऑल नो कि सेकेंड हैंड डाटा दैट वी यूज़ फॉर आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी इज़ दैट वी कलेक्ट ऑन आर ओन इज़ प्राइमरी डाटा. So secondary data में if we are using existing literature data, that of course it is a cost of effective way and a quick way to gather the information, and basically secondary data
इज़ यूज्ड जहाँ पर यू आर वर्किंग इनिशियली विद समथिंग, मतलब इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च फॉर द फर्स्ट टाइम और फर्स्ट फ्यू टाइम्स, तो उसमें यू विल बी रेफरिंग टू द सेकेंडरी डेटा सोर्सेज मे बी फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड ऑल। तो उसमें रिलायबिलिटी यू कैन से की होती है, बट उसमें एक लिमिटेशन भी होती है दैट द पर्सन हु हैज़ कलेक्टेड दैट डेटा, द फर्स्ट हैंड यूज़र ऑफ दैट डेटा माइट बी उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में भी डिफरेंट, ठीक है। तो बस एक ही लिमिटेशन होती है इसकी, बाकी सब कुछ तो पॉजिटिव ही होता है ऑफ सेकेंडरी डेटा। So this approach is known as secondary data, involves examining data that is collected through the research purpose and to explore the research problem. Before starting project, we have to गिव अ थोरो रिव्यू ऑफ दैट लिटरेचर, मतलब हमें देखना पड़ेगा पहले कि क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हमारे साथ थोड़ा भी मैच कर रहा है कि हम उसको यूज़ कर सकें, बिल्कुल ही ऑपोजिट पोलर ऑपोजिट नहीं हो कि बिल्कुल हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे, सो दैट वी नीड टू थिंक। एंड उसके बाद सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा के, इंटरनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एक्सटर्नली पब्लिश्ड डेटा हो सकता है, मतलब वेबसाइट्स एंड ऑल गवर्नमेंट सेंसस वगैरह से, सिंडिकेट डेटा हो सकता है, मतलब जहाँ पे अक्रॉस इंडस्ट्री यू आर सेइंग कि कंपनीज जैसे जो डेटा अपना शेयर करती हो वो देयर वेबसाइट्स, तो दैट्स सिंडिकेट डेटा, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप्स पे। तो स्टेप्स जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिए हैं, वैसे ही होते हैं स्टेप्स जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए। पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद वी डू द प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू, अदर लिटरेचर्स को वी स्टडी एंड वी आइडेंटिफाई द गैप्स इन देम, ताकि हम अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को सेटअप कर पाएँ। देन वी फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चंस, मतलब जो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म करना ताकि हम अपना डेटा जिन रिस्पोंडेंट से कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलायबल डेटा हम विड्रॉ कर पाएँ। देन वी चूज़ द रिसर्च मेथड, मतलब हम कैसा मेथड चूज़ करें, जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, आप इंटरव्यूज़ करके अपना मेथड चूज़ करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, फोकस ग्रुप से करना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन से करना चाहते हो, या सेकेंडरी डेटा एनालाइज करना चाहते हो, तो दैट समथिंग आप चूज़ करते हो रिसर्च मेथड। देन वी डिज़ाइन द स्टडी, मतलब रिसर्च डिज़ाइन सेटअप करते हैं, दैट हाउ यू विल कंडक्ट द डिज़ाइन, हाउ यू विल कंडक्ट द रिसर्च। देन वी कलेक्ट द डेटा, पहले हमने मेथड सेलेक्ट किया था, उसके बाद हम जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म भरवाने को बोला, फॉर्म फिलअप करवाने को मेथड चूज़ किया, तो हम फॉर्म को रिलीज़ करेंगे, दैट्स कलेक्शन ऑफ डेटा, और जब वो फॉर्म रिस्पोंडेंट्स फिल कर देंगे दैट्स कलेक्शन ऑफ डेटा। देन वी एनालाइज द डेटा, उनको सॉर्ट करना, कैटेगराइज करना टू द होमोजेनियस टाइप्स एंड कैटेगरीज, उसके बाद उसके ऊपर क्लीनिंग प्रोसेसेस लगाना, डेटा क्लीनिंग करना, दैट इज़ समथिंग एनालाइजिंग डेटा का पार्ट है। देन वी रिपोर्ट द फाइंडिंग्स कि हमने उसमें से क्या एनालिसिस निकाला, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ दैट डेटा। एंड देन उसके बाद वी रिफाइन दी रिसर्च क्वेश्चंस, उसके बाद ये आफ्टर प्लान है, मतलब आपने अपना रिपोर्ट दे दी, उसके बाद इफ़ वी थिंक कि अच्छा इसमें और इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, तो हम अपने क्वेश्चंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जो आगे अपनी फर्दर रिसर्च करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस लाएँ कि इससे भी बेटर रिसर्च हम कर सकें, दैट इज़ रिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड प्लानिंग द फर्दर रिसर्च। एंड देन वी रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट कि फीडबैक लेना ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स की इफ़ वी आर सेइंग कि ये वाला फॉर्म आपने फिल किया तो आपको इसमें क्या कमी लगी, या आपके पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ ऐड और या फिर डिलीट होनी चाहिए, दैट इज़ रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। तो दीज आर द क्वेश्चंस, आप एक बार देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस है, मैंने सॉल्व कर दिए हैं वैसे। ओके, सो इधर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में समझा और एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ के बारे में पढ़ा। नाउ विल मूव टूवर्ड डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस, ठीक है। तो इसमें तो पहले विल स्टडी अबाउट मीनिंग, देन इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निक्स एंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स आर देयर, ठीक है। इतना ही है, ये भी छोटा सा टॉप चैप्टर हमारा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इसके बाद चैप्टर 1 चाहते हो पहले या चैप्टर 3, क्योंकि दोनों की ऑफ कोर्स वेटेज तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, बट आप अपनी प्रेफरेंस बता दो, फिर मैं उस हिसाब से शूट करके आपको आई विल प्रोवाइड। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्क्रिप्टिव फॉलो होता है आफ्टर दी व्हाट एक्सप्लोरेटरी। हमने एक्सप्लोरेटरी सब में समझ लिया कि हमने रिसर्च किसके बारे में करनी है। देन वी मूव टूवर्ड डिस्क्रिप्टिव, कि डिस्क्रिप्टिव में वी डू द डिटेल्ड एनालिसिस की जो हमने रिसर्च करनी है, जो हमने रिसर्च का डेटा हमने सारा इकट्ठा किया है, उसके ऊपर हमने अपने एनालिसिस, डीप एनालिसिस कैसे करने हैं, हमारे उसके ऊपर
द एम इज़ बेसिकली टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट डेटा, है ना। तो उसको समझना, उसके ट्रेंड्स को समझना, उसके पैटर्न्स को समझना, उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ बेसिकली व्हाट वी डू इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। एंड एक्सपेरिमेंटल में वी डू दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे आपको मैंने बताया कि हम अगर कोई चेंजेस लाते हैं, अभी यहाँ पर हमने सारी डिस्क्रिप्टिव सेटअप कर लिए, अपने अपने पैटर्न्स एंड ट्रेंड सेटअप कर लिए डिस्क्रिप्टिव में, बट उस डिस्क्रिप्टिव में वी डू अ स्लाइड चेंज, है ना। अगर एक वेरिएबल में इतना एक चेंज, एक फॉर एग्जांपल एक यूनिट चेंज होता है तो सेकेंड वेरिएबल पे उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, वो इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है भी या नहीं, उस पर इफेक्ट आएगा भी या नहीं आएगा, दैट इज़ व्हाट वी स्टडी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो ये दोनों का पहले तो इधर मीनिंग लिखा है इन्होंने थोड़ा ब्रीफली, अब इसमें जाते हैं हम ईच टॉपिक में। Descriptive research. So descriptive studies are basically systematic and well organized investigations that are designed to describe various phenomena or characteristics of the particular subject that we know, and these studies often involve large sample size and to ensure that findings are representative and may be cross sectional or longitudinal. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को समझना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। मतलब क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, वी एग्जामिन द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट से वी मूव टूवर्ड द अदर टाइम, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम दूसरे डेटा को हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं ओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, उसी एक वेरिएबल को चेक करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो ये वर्टिकली चलता है। दीज आर टू टाइप्स ऑल्सो ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्रिप्टिव ऑफ द डेटा डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स। तो डिस्क्रिप्टिव रेंजेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये उन्होंने एग्जांपल दिया है, पहले यहाँ पर चलते हैं। सो बेस्ट थिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ दैट दे कैन बी एज सिंपल एंड एज कॉम्प्लेक्स एज दे नीड टू बी। जितनी भी स्टडी आपकी जैसे भी डिज़ाइन है तो उस हिसाब से यू कैन डिज़ाइन द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आपकी खुद से, कि आपको सिंपल से सिंपल सॉरी सिंपल से सिंपल स्टडी कैसे डिज़ाइन करनी है, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब डिस्क्रिप्टिव में कवर होता है। बिजनेसेस यूज डिस्क्रिप्टिव टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन द मार्केट। मार्केटिंग टीम, ये इन्होंने यूजेस बता दिए हैं ऑफ डिस्क्रिप्टिव्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट अगर आना होगा 6 नंबर का भी, इसमें आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना, ये एक लाइन में लिखा है जस्ट, बट यू कैन हैव दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम कि बिजनेसेस का कैसे यूज़ करते हैं, या यू विल दे विल से कि व्हाट आर द यूजेस, वेयर डू यू सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन द रियल वर्ल्ड। तो उसमें यू कैन से कि बिजनेसेस कहाँ यूज़ करते हैं टू गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू फेस और व्हाट दे आर इन टू राइट नाउ, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। देन मार्केटिंग टीम कैन ऑल्सो यूज दिस डेटा टू अंडरस्टैंड देयर टारगेटेड कस्टमर बेटर। जो ऑलरेडी कस्टमर है, मतलब एक तरह से प्रेजेंट में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इज़ व्हाट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ टॉकिंग अबाउट, राइट। सो और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस डिस्क्रिप्ट वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी बताती है, ठीक है। तो एन इन्वेस्टमेंट फॉर्म भी यूज़ कर सकती है, एंड देन ऑपरेशन मैनेजर कैन ऑल्सो यूज़। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें यू कैन हैव द क्वेश्चन, एक अदर यू कैन ऑल्सो ऐड अदर इसमें एग्जाम्पल्स, तो दिस इज द क्वेश्चन यू कैन हैव इन द एग्जाम। देन इंपॉर्टेंस में भी उन्होंने वही चीज़ रिपीट करी है। देन टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं गोल क्या है। गोल इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, इतनी देर से यही बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द डिस्क्रिप्टिव विदाउट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मैनिपुलेशंस आर डन इन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव्स में देर आर नो मैनिपुलेशन, जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टिंग है उसको स्टडी करना इज़ व्हाट डिस्क्रिप्टिव टॉक अबाउट। इट समराइजेज डेटा टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ द डेटा एंड इन्वॉल्व द कैलकुलेटिंग एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, मतलब इसमें क्वान्टिटेटिव डेटा आ जाता है, क्वालिटेटिव को भी कन्वर्ट इनटू क्वान्टिटेटिव डेटा टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड पैटर्न, राइट। देन दिस कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और फोकस ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने बताया सिंपल टू सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देन इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, एंड रिसर्च डिज़ाइन हैव सम लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या है, दैट इट डज नॉट डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट, ऑफ कोर्स इट कांट डिटरमाइन बिकॉज दैट इज़ डन बाय आर एक्सपेरिमेंटल। इट कैन शो द कनेक्शन, मतलब बता सकता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन, बट इट डजंट शो वाई दिस कनेक्शन एग्जिस्ट। The why of that of this situation is answered by experimental, right. So it has a limited ability to control other factors and that might influence the result. Of course it is limited, its ability is limited, but it is equally important to understand the data first and then do the experiment over that, right. So it's easy flow में you go, then only you can have the research effectively, okay. So then there are techniques of descriptive studies that we need to study about, that are surveys and observations.
सो इसको इफ़ वी यहाँ से स्टडी करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी एक बार स्टडी से भी कर लेते हैं, नोट्स से भी। ओके, सो हमारा FGD हो गया, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हो गए, ये इसके वेज हो गए, टेक्निक्स हो गई, डिस्क्रिप्टिव इज डन, दिस इज द टेक्निक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव, दैट इज सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशन, राइट। तो सर्वे जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है कि सर्वे में वी कलेक्ट द डेटा थ्रू द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चनर यू गिव टू द समवन, और टेलीफोन से यू कैन डू, किसी भी वे से सर्वे यू करना, इवन यूट्यूब पे भी दे कम सर्वे से एवरी 6 months और एवरी 3 months, एवरी क्वार्टरली दे डू द सर्वे की हाउ योर एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन, राइट। तो दैट इज कॉल्ड सर्वे। तो डेटा कलेक्ट करना थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चनर्स इन अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इज कॉल्ड सर्वे। सो इसका गोल क्या होता है, बेसिकली टू कलेक्ट द कंपैरेबल इन्फॉर्मेशन। हम एक्सप्लोरेटरी में वी नेवर डू कंपैरिजन, डिस्क्रिप्टिव में वी डू दी कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करना इसीलिए तो वी कन्वर्ट आर क्वालिटेटिव डेटा टू क्वांटिटेटिव, ताकि कंपैरिजन ईजी हो सके। सो वी कलेक्ट डेटा विद द व्यू ऑफ गैदरिंग कंपैरेबल इन्फॉर्मेशन एंड to get the we make it easier to analyze differences and similarities in that data, right? And then there are different types of survey, that is self administer मतलब questionnaires fill out कराना mails वगैरह पे, when you send the questionnaire to a large amount of people, तो that's called self administered survey. Then is telephone survey. Telephone survey is हर पर्सन को कॉल करके पूछना, टेली ओवर द टेलीफोन। देन इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। इसका फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो कि सेल्फ एडमिनिस्टर्ड जो सर्वे होता है, दैट कवर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम होल ऑफ द वर्ल्ड, जितने को भी यू वांट टू डू द सर्वे ऑफ, जितना भी जियोग्राफिकल एरिया यू कैन डू। टेलीफोन में एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप कितने लोगों को ही फ़ोन करके सर्वे कर सकते हो। देन पर्सनल इंटरव्यू इज़ ऑल्सो उससे भी ज़्यादा नैरो हो जाता है, क्योंकि आपने वन टू वन इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ समय, मतलब टाइम ऑल्सो, एंड अपना कॉस्ट ऑल्सो। सो पर्सनल इंटरव्यूज़ इज ऐसे, ठीक है। सर्वे हो गया, और हमारा अब आ गया ऑब्जर्वेशन। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। यहाँ से भी देख लो कि पहले ऑब्जर्वेशन यहीं से कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है किसी भी इवेंट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, ताकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको इन द नेचुरल सेटिंग, राइट। और उस चीज़ में ऑफकोर्स वी डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, मतलब अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से खड़े होकर, यू डोंट गो एंड आस्क द क्वेश्चन कि हाँ आपने ये ऐसा क्यों किया, राइट। ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट अबाउट दैट। तो उसमें उसको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना, किसी पर्सन को, इवेंट को, किसी भी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ बाइस। ऑफ कोर्स अगर आप नेचुरल सेटिंग में कर रहे हो तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज़ पर्सन को आप देख रहे हो तो वो बिल्कुल नेचुरली कर रहा है, कैंडिड में कर रहा है, तो बाइसनेस तो आने का चांस ही नहीं है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें then it is disguised and undisguised, natural and contrived, and a behavioral and non behavioral। ये सारे हम अभी स्टडी करते हैं फ्रॉम द बुक। एंड एक्सपेरिमेंटल उसके बाद स्टडी करेंगे, एंड फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल में बस ये 4 चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, एंड इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो सर्वेज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, टेलीफोन एंड पर्सनल। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्या बोलता है, क्वेश्चनर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिस्पोंडेंट्स एंड इंडिपेंडेंटली, टिपिकली बाय मेल। फैक्स तो कोई नहीं करता आजकल, मेल करते हैं या फिर ओवर सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे शेयर, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। दे कवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। ऑफ कोर्स देयर जोग्राफिकल एरिया इज़ वेरी ह्यूज, बट उतना ही कम रिस्पॉन्स रेट भी होता है। दिस इज़ द ओनली लिमिटेशन विद सेल्फ एडमिनिस्टर्ड सर्विस, उनका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। देन टेलीफोन सर्वे, उसमें वी कैन हैंडल डू द मतलब टेलीफोन ओवर द फोन, वी डू दी डू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स। एंड ऑफ कोर्स आप जब क्वेश्चनर फिलअप करते हो, आप चाहते हो कि जितना सिंपल क्वेश्चनर होएगा उतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आने के चांस है। अगर आप उसमें बोलो कि 100 वर्ड का ऐसे लिखो ऑफ ओवर एनी सिचुएशन,
तो नो वन इज़ गोइंग टू आंसर दैट, राइट। तो उसमें आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पुट इन नहीं कर सकते इन द क्वेश्चनर्स। बट आप अगर टेलीफोन पे यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, तो उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन आस्क दी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करके बात भी आराम से बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है। तो इट ऑल्सो इसकी ब्रॉडर रीच ऑडियंस नहीं होती, क्योंकि आप कितने लोगों को ही फ़ोन कर लोगे, एंड इट कैन नॉट हैव अ विजुअल एड, मतलब आप नॉन वर्बल क्यूज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ओवर अ टेलीफोन, राइट। देन आ गया पर्सनल इंटरव्यूज़। पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस करना या वीडियो कॉल्स करना, उतना ही जितना आपका टेलीफोन में एरिया था कवर करना, उतना उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग पर्सनल इंटरव्यूज़। तो आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, और बट इसमें टाइम कंजम्पशन उतनी है और आपका कॉस्ट भी उतना ही लग रहा है, एंड इट कैन ऑफकोर्स भी इंटरव्यूअर बाइस पे भी डिपेंड करता है। Then talking about observation involve watching people, object, events and to gather the information without asking any questions, captures the natural behavior and interaction in their usual context of course, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज मतलब आप कैमराज के थ्रू कर रहे हो, कैमराज यू हैव पुट इन, एंड उसके कंट्रोल रूम से यू आर ऑब्जर्विंग समवन और समथिंग्स और सम इवेंट, राइट। दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देन टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इज़ जहाँ पर आपने जैसे हमने ऊपर बात करी है कि इंटरव्यूज़, जब हमने इन डेप्थ इंटरव्यूज़ की बात करी, तो उसमें भी टॉक्ड अबाउट कि सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो। तो उसमें क्या हमने बोला कि कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर पहले से, एंड देन बाकी के भी इट डिपेंड्स ऑन कि इंटरव्यू आंसर कैसे कर रहा है, राइट। तो वैसे ही स्ट्रक्चर्ड मतलब आपने सब कुछ प्री प्लान कर रखा है और उसके बेसिस पर ही यू आर गेटिंग द आंसर। जैसे कि काफ़ी जैसे आप AIs एंड ऑल पे जब यू प्रैक्टिस द इंटरव्यूज़ ना, तो ऑलरेडी फीड होते हैं उनके क्वेश्चंस, और वो आपको उसके ही आंसर देने होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इज़ जैसे आपके सिचुएशन बैठेगी, जैसे आपका इंटरव्यू ही सामने आएगा, उसके बेसिस पे यू डिसाइड द क्वेश्चन और दैट वेरी मोमेंट, दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, एंड वो ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ थिंग में आ जाता है, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। देन डिस्गाइज्ड एंड अनडिस्गाइज्ड, मतलब डिस्गाइज्ड इज़ छुपाना, राइट। जब छुपाना इन द सेंस कि यू आर नॉट मेकिंग दैट रिस्पॉन्डेंट अवेयर कि वी आर ऑब्जर्विंग यू, दैट इज़ डिस्गाइज। अनडिस्गाइज इज यू आर मैंशनिंग कि हाँ यू विल बी अंडर दी सर्विलियंस, जैसे कैमराज में होता है, सो दैट पीपल द पर्सन गेट दी नॉलेज कि अच्छा मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो ही और शी माइट चेंज द बिहेवियर अकॉर्डिंगली, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ऑब्जर्वेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। देन नेचुरल एंड कंट्रीब्यूट। नेचुरल मतलब नेचुरल सर्कमस्टांसिस में, एवरीडे लाइफ में यू आर ऑब्जर्विंग समवन, एंड देन कंट्राइव्ड इज समथिंग कि आप आर्टिफिशियली व्हेन सम सिचुएशन को क्रिएट करके यू आर डूइंग दैट ऑब्जर्वेशन पार्ट, देन दैट इज़ कंट्राइव्ड। Then behavioral and non-behavioral. Behavioral is something focused on actions and interactions, while non-behavioral is at the conditions of on the processes such as analyzing the records or observing the product arrangement in the store, that is non-behavioral, ठीक है। Then moving towards our last topic, that is experimental studies. Experimental studies का impact आपको मीनिंग बता दिया मैंने, that it uncovers the cause and effect relationship, मतलब वन वेरिएबल का इफ़ेक्ट है ओवर द अदर वेरिएबल और नॉट, या तो हम कह सकते हैं ऐसे, या हम कह सकते हैं कि सेकंड वेरिएबल का कॉज इज़ द फर्स्ट वेरिएबल और नॉट, राइट। that is something and we study about in the experiment. For second thing, we do manipulate the variables to understand this relationship, to see whether the first variable का impact is there or not, how second variable changes after first में changes are made, है ना। So this approach involves systematically altering the independent variables and observing its impact on the dependent variable. That's what I am talking about, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो बेसिकली गोल क्या होता है इसका, टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कॉज और इफेक्ट उस दोनों वेरिएबल्स में है या नहीं, उसकी वजह से ही इम्पैक्ट हो रहा है उसका चेंज या फिर नहीं होना, दैट्स द ओनली गोल। उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। कंट्रोल्ड सेटिंग मतलब एक आपके पास कंट्रोल वेरिएबल होता है, जो हम अभी टाइप्स में देखेंगे, एक कंट्रोल वेरिएबल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है। तो जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है ना, वैसे ही तो हम चेंज जिसमें करते हैं दैट इज़
एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, और जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं, जिसका हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या है, वो इंडिपेंडेंटली बैठा है। मतलब आप कंट्रोल को एक तरह से इंडिपेंडेंट ले सकते हो और एक्सपेरिमेंटल को डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो। दीज आर दी टू वेरिएबल जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंटल में ज़्यादातर देखते हैं, और कंट्रोल सेटिंग होते हैं मतलब कि चेंजेस नहीं देखते हम उसमें, वेयर रिसर्चर्स कैन चेंज द वेरिएबल एंड मॉनिटर द इम्पैक्ट, बट जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसमें वी कांट डू एनी चेंज। Participants are randomly assigned to different groups to ensure fair testing and reduce the bias. This research involves applying treatments or changes to observe their impact. It includes testing both before and after interventions. Before and after कईयों में नहीं होती है, कईयों में होती हैं, so वो depends on your type of experimental study you are doing. ठीक है, then this is used mainly in numerical data analysis and determine the impact. of course cause and effect देख रहे हो तो numerical data पे करोगे। इसकी limitations क्या है, इसमें ethical concerns raise हो सकते हैं, and especially if they have potential harm to the participants, confidentiality and all का reason आ सकता है। then they not always reflect the real world situation, limiting how results are applied outside study। ठीक है, द की एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कंट्रोलिंग फॉर एक्सट्रानोअस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये एक्सट्रानोअस और कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल जो एक तरह से जो रिसर्च ऑब्जेक्ट है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं एज अ थर्ड वेरिएबल। मतलब जैसे कि एग्जांपल लें हम, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, किसी पर्सन की आपकी नहीं, किसी पर्सन की तबीयत ख़राब हो रही है। उसकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, एक रीज़न तो हो नहीं सकता, मे बी उसकी बॉडी चेंज टू एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, मे बी उसने कुछ ऐसा खा लिया है, मे बी उसने कोई ऐसी दवाई ले ली है जिसका साइड इफ़ेक्ट, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, राइट। अब हम अगर एक वेरिएबल को लेकर चलें, जैसे उसने फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी सूट नहीं करती है टूवर्ड्स द चेंजिंग सीजन्स, हमने ये रिसर्च ऑब्जेक्ट उठाया कि एक पर्सन की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब हम सीजन्स का चेंज देखते हैं। ठीक है, हमने ये रिसर्च प्रॉब्लम उठाई, तो इसके एक्स्ट्रा नोज वेरिएबल होंगे बाकी के जो बच गए। एक्स्ट्रा नोज जो आप स्टडी में ले रहे हो उसके अलावा क्या बच गया, अब इसके अलावा चेंज इन सीजन के अलावा क्या बच गया, मे बी उसकी फूड ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हो सकती हैं, ईटिंग हैबिट्स की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, या उसके जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वो जो बच गए दो वेरिएबल्स दैट आर कॉल्ड एक्सट्रानोस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, जो मतलब इम्पैक्ट तो करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, बट हमारी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ एक्सट्रानोस वेरिएबल। ठीक है, तो द फैक्टर्स दैट माइट इन्फ्लुएंस द आउटकम बट दे आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट, मतलब हमारे स्टडी में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं बट वो इम्पैक्ट करते हैं। तो फेलिंग वी नीड टू एक्सपेरिमेंटल में हम इसको देखते हैं कि वो जितने से ज़्यादा कंट्रोल से कंट्रोल हो सके, वी हैव टू डू दैट। So failing to control these variable can lead to misleading or incorrect conclusions. Of course they can lead to, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से वो कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, तो अगर कोरिलेशन हाई हो जाती है तो मल्टी कोलिनियरिटी हो सकती है, वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे जब आपने मेरा बिजनेस एनालिटिक्स का वीडियो देखा होगा उसमें आई टॉक्ड अबाउट कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, वही चीज़ है उसमें भी, कि कोरिलेशन अगर ज़्यादा होएगा तो मल्टी कोलिनियरिटी हो जाएगी, मतलब बाकी variables can impact that thing. Okay, so experimental studies can be categorized into four main types: pre-experimental, true experimental, quasi and statistical। ये बात करती हूँ मैं, यहाँ पे पहले ये दो टर्म समझ लो, उसके बाद वो चार चीज़ें समझ आएंगी। ओके, सो पहली टर्म है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स जिस पे टेस्टिंग हो रही है, कंट्रोल ग्रुप्स जिस पे टेस्टिंग नहीं हो रही है। सो ये दो चीज़ें हमने देखनी है। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स इज एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन बीइंग टेस्टेड, वाइल कंट्रोल ग्रुप इज़ नॉट। एंड प्री एंड पोस्ट टेस्ट मतलब बिफोर एंड आफ्टर, कि आप जब टेस्ट नहीं करते, नॉर्मल सिनेरियो था तो वो प्री टेस्ट हो गया, अगर आपने जब उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया, दैट इज़ पोस्ट टेस्ट। तो वही चीज़ है, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, ये लिखा है। मेजरमेंट टेकन बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्री एंड पोस्ट टेस्ट। ठीक है, सो ये चार चीज़ें हैं हमने जो देखनी है: प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। ये चारों चीज़ें क्या होती हैं ये हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो प्री एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो प्री एक्सपेरिमेंटल एक बेसिकली
बहुत ज़्यादा बेसिक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, जिसमें हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते. रैंडमाइजेशन मतलब रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते. इट इज़ वेरी लिमिटेड, मतलब लिमिटेड डेटा के साथ यू वर्क, एंड उसमें कंट्रोल तो होते ही नहीं, मतलब एक्सटर्नस वेरिएबल को यू आर नॉट कंट्रोलिंग. तो बहुत ज़्यादा बेसिक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है. बस आप ये इसलिए इसीलिए ये यूज़ होता है कि यू सी कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, बस ये इतना ही है. इसका मतलब इसका प्री पोस्ट कुछ नहीं होता. इसका आप बस एक टेस्ट कर दोगे, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या है दैट यू नीड टू थिंक. उसका आपका वो आफ्टर इफेक्ट देख लिया, दैट इज़ वहाँ पर आपका प्री एक्सपेरिमेंटल ख़त्म हो जाता है. दैट इज़ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. ठीक है. नोट्स में मैं देखो दिखा देती हूँ आपको. इसमें ना बहुत ज़्यादा दे रखा है, मतलब मैंने बनाया तो चलो इससे ही है नोट्स, बट उसमें सिंपल लैंग्वेज में है तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ये तो पहले वाली चीज़ें हैं. ये रही हमारे 4. ये एक टेबल याद करोगे आपको सब याद हो जाएगा इसका. तो प्री एक्सपेरिमेंटल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होती और एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं तो कंट्रोल नहीं होते. बेसिकली ये एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल नहीं होते. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और इसमें कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते. कंपैरिजन इन द सेंस कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर नॉट कंपेयरिंग, मतलब आप एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो चेंज देख रहे हो दैट इज़ ओनली द कंक्लूजन यू आर गेटिंग. उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ. ठीक है. सो इट इज़ डन टू गेट द बेसिक आइडिया कि इम्पैक्ट है वेरिएबल का या नहीं है, बस इस चीज़ के लिए. इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं. आफ्टर ओनली एग्जाम्पल नहीं, इसके टाइप होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल में. कैसे कैसे होते हैं. आफ्टर ओनली मतलब आपका आउटकम क्या आया, दैट इज़ आफ्टर ओनली. वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मतलब एक ग्रुप को लेके यू डू द प्री एंड पोस्ट, उसी का ग्रुप का उसको किसी अदर ग्रुप के साथ यू आर नॉट कंपेयरिंग, दैट इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट. देन इज स्टैटिक ग्रुप. स्टैटिक ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप के साथ यू आर वर्किंग आफ्टर दैट. So that is only the pre-experimental, very basic experimental design it is. Then it comes true experimental. True experimental, as the name suggests, is the only true thing that is working in the real world situation आजकल, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा बेस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ समथिंग दैट वी कंसिडर. सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है कि जिसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम सिर्फ आफ्टर इफेक्ट देख रहे हैं. इसमें हम आफ्टर इफेक्ट तो देख ही रहे हैं, साथ में प्री भी पहले वाला भी देख रहे हैं. मतलब हमने जब टेस्ट लगाया उससे पहले हमने जब मेजर किया था तो क्या इम्पैक्ट था ऑफ दैट टू वेरिएबल्स, एंड जब हमने टेस्ट लगाया उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया. तो एक तरह से इसमें कंपैरिजन भी पॉसिबल है और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी है. तो दैट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंट. इट इज़ मोर रोबस्ट एंड रैंडमाइजेशन इज़ पॉसिबल. इसमें हम रैंडमाइजेशन करते हैं टू मेक द ग्रुप, मतलब रैंडम ग्रुप्स बनाते हैं. एंड उसके बाद इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल. रैंडम ग्रुप्स बनाते हैं तो हम उसमें 2 वेरिएबल्स रखते हैं, मतलब कंट्रोल वेरिएबल भी रखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी रखते हैं, तभी तो कंपैरिजन इज़ पॉसिबल. और इट इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट टेस्ट, मतलब दोनों चीज़ें देखते हैं, एंड पोस्ट टेस्ट ओनली. अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे और स्टैटिक तो उसमें अगर पोस्ट टेस्ट की ही नीड है तो पोस्ट टेस्ट देख लेंगे. ठीक है. क्वाजी के में क्या होता है, क्वाजी इज़ बेसिकली ज़्यादातर रियल सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में यू डू, मतलब एक ओवर द टाइम पीरियड किसी चीज़ को. जैसे इसका एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर यू आर टेकिंग टू थिंग्स, टू स्कूल्स फॉर एग्जांपल. टू स्कूल में अगर एक स्कूल में आपने जैसे NEP का एग्जांपल ले लो. टू स्कूल्स हैं सेम लोकेशन में, बाकी सारे वेरिएबल्स को कीप द कांस्टेंट थिंग. और फर्स्ट स्कूल में यू अप्लाई NEP आपने उस स्कूल में लगाया और उसमें बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी लगाए कि वो NEP को फॉलो करके पूरा प्रैक्टिकली सब कुछ करा रहे हैं. और दूसरा स्कूल ऐसा है जहाँ पर नॉर्मली ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है. ठीक है. तो आपने ये एक्सपेरिमेंट लगाया, तो आपने इसमें देखना क्या है. सबसे पहले तो आप देखोगे कि चेंजेस क्या आए हैं. अब एक साल में तो इतने चेंजेस विजिबल नहीं होंगे क्योंकि प्रोफेसर्स को भी अभी फॉर एग्जाम मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. दूसरे वाले में तो ऑफ कोर्स बेटर आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू सी, तो NEP वाला जौन सा स्कूल होगा, इंस्टीट्यूट होगा, दैट विल बी मोर गिविंग द मोर रिजल्ट, राइट. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जिसको हम जब स्टडी करते हैं दैट इज़ क्वाजी डिज़ाइन. उसमें रैंडमाइजेशन तो ऑफकोर्स नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर थिंग पर यू आर डूइंग. टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, मतलब ओवर द टाइम यू सी, एंड मल्टीपल टाइम सीरीज भी होता है कि ओवर द टाइम पीरियड यू सी बट विद 2 और मोर वेरिएबल्स ऑल्सो यू सी. तो दैट इज़ टाइम सीरीज क्वाजी डिज़ाइन में आता है. एंड फील्ड एक्सपीरियंस के लिए क्वाजी डिज़ाइन यूज़ होता है. देन टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन. स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन इज़
वेरी एडवांस्ड वर्जन ऑफ दीज, कि जहाँ पर यू सी कि यहाँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल वेरिएबल्स, राइट, मतलब एक ही कंट्रोल था, एक ही एक्सपेरिमेंट था। तो बट व्हेन यू वी हैव टू सी कि मोर देन वन कंट्रोल, मोर देन वन एक्सपेरिमेंट हो तो क्या होगा, तो दैट इन दैट थिंग कम्स दी स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। तो इट इंक्लूड्स रैंडमाइज, इट इंक्लूड्स, पहले तो सोफिस्टिकेटेड मेथड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मोर देन वन वेरिएबल को जब हमने स्टडी करना होता है, मोर देन वन वेरिएबल को कंट्रोल करना होता है, नॉट स्टडी करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो उस केस में जैसे मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया पर्सन का, उसमें हमने कंट्रोल करना था, दो वेरिएबल्स को कंट्रोल करना था, मतलब एक तो हमारा इंटरेस्ट ही था कि चेंज ऑफ सीज़न, बाकी जो दो वेरिएबल थे ईटिंग हैबिट्स और अपना कौन सा था दूसरा, साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसको हमने दोनों को कंट्रोल करना। तो उस केस में स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन वुड बी मोर इफेक्टिव ऑफ यूज़। तो उस केस में व्हेन वी सी मोर देन वन वेरिएबल को हमने कंट्रोल करना है, तो इन दैट केस वी यूज द स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन विच इज़ मोर कन्फ्यूजिंग, मतलब जो वेरिएबल जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है वो है। एंड देन उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, रैंडमाइज ब्लॉक सैम्पलिंग एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो रैंडमाइज ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होती है, डिज़ाइन सॉरी, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन इज़ कि आप रैंडमाइजेशन तो लगा रहे हो बट एक होमोजेनियस ब्लॉक क्रिएट करके लगा रहे हो। मतलब जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में देर आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड देर आर प्रोफेसर्स। तो अगर आप किसी चीज़ को कोई टेस्ट उनके ऊपर लगा रहे हो, तो आप नॉर्मली पूरे प्रोफेसर्स पर नहीं लगा रहे हो, यू आर पहले मेकिंग अ होमोजेनियस ग्रुप, कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स का ग्रुप एक बना लोगे, एक अलग ग्रुप बना लोगे प्रोफेसर्स का, और अब जो दो ग्रुप्स बन चुके हैं उनके अंदर यू आर डूइंग द रैंडम टेस्टिंग, मतलब होमोजेनियस ग्रुप्स के अंदर यू आर डूइंग द रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। एंड देन फैक्टोरियल डिज़ाइन और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, जो भी विल सी बुक में से, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लेट्स सी यहाँ पर। ओके, सो ये ट्रू एक्सपेरिमेंट बता दिया, क्वाजी बता दिया, मल्टीपल बता दिया, स्टैटिस्टिकल में ये रहा। So randomized is basically you are the design is used when the external variable could influence the dependent variable, and the test subjects are grouped into blocks based on this variable, मतलब homogeneous group बनाते हैं, then they are randomly assigned to different treatment conditions of within each block। वो जो block बना दिया उसके अंदर आप random treatment देते हो, that is randomized block design। It is reduces the variability within the blocks and enhance the precision of the results as well, ठीक है। लैटिन स्क्वायर में क्या होता है, ये डिज़ाइन आर यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल कंडीशंस। बहुत ज़्यादा कंडीशंस को आप अलग लेवल पे यू आर स्टडिंग, तो डूइंग द रिसर्च, तो इन दैट केस यू यूज द फैक्टोरियल डिज़ाइन और दी लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, एंड दे हेल्प टू सिस्टमेटिकली स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस, राइट। The researcher gain the insights of how multiple factors contribute to this example दे रखे, ठीक है। और ये थोड़े क्वेश्चंस हैं, and with this our unit 2 is complete। I hope you understood this and this was one shot। and अगर आपको लास्ट दो वीडियोस देखनी है तो यू कैन वॉच, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बुक में से बताया, तो यू कैन गेट दी कंटेंट कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। उसमें काफ़ी कंटेंट है जो आप पेपर में लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में तो यू हैव टू एक्सटेंड टू गिव द एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू वांट कि मेरे को कंटेंट ज़्यादा समझना है। बट अगर आपको सिर्फ कोर समझना है कि आपको लिखना क्या है, दैट इज दिस वीडियो इज़ फॉर दैट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड डू लाइक इट, like the video, comment down if you have any doubt and let me know also in the comments कि you want me to post first unit पहले या third unit पहले, तो so that I can plan accordingly। and do subscribe to the channel, we are near to 1K, please help me with that। and do share it with your friends ताकि सबका भला हो। thank you so much।